हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। तो बच्चों, आज मैं इस वीडियो में क्लास 7 हिंदी चैप्टर 14 जिसका नाम है संघर्ष के कारण मैं तुनुक मिजाज हो गया धनराज, ठीक ना। तो आज हम इस चैप्टर का व्याख्या करने वाले हैं। उससे पहले जानेंगे यह पाठ जो है क्या है। कविता, कहानी, निबंध, एकांकी, साक्षात्कार, ये क्या है। यह पाठ जो क्या साक्षात्कार है। यह पाठ क्या है? साक्षात्कार है, ठीक ना। पूछेगा ये पाठ का नाम देकर यह पाठ क्या है? साक्षात्कार। इस पाठ के लेखक कौन है? याद रखना, इस पाठ के लेखक हैं विनीता पांडे। इस पाठ के लेखक कौन है? विनीता पांडे, ठीक ना। अब हम इस पाठ को, इस चैप्टर को बहुत अच्छा तरीके से समझेंगे। तो सब हल्ला गुल्ला बंद करो और ध्यान से समझो। ठीक है, इस पाठ के लेखक विनीता पांडे जी हैं और यह पाठ क्या है? एक साक्षात्कार है। तो क्या दिया है? हॉकी के सुप्रसिद्ध खिलाड़ी धनराज पिल्ले जब 35 वर्ष के हो गए, उनका एक साक्षात्कार विनीता पांडे ने लिया। साक्षात्कार का मतलब होता है इंटरव्यू। साक्षात्कार का मतलब क्या होता है? इंटरव्यू, ठीक है। इंटरव्यू को ही हिंदी में साक्षात्कार कहते हैं। तो हॉकी के बहुत ही प्रसिद्ध खिलाड़ी थे जिसका नाम था धनराज पिल्ले, ठीक ना। ये जब 35 साल के थे तो विनीता पांडे जी क्या किए? लेखक विनीता पांडे उसका क्या किए? साक्षात्कार लिए, मतलब कि इंटरव्यू लिए। इस साक्षात्कार का संपादित अंश यहाँ दिया गया, ठीक ना। उस साक्षात्कार में जो सब बात पूछा गया था उसी सब में कुछ बात यहाँ पर दिया गया। अब ध्यान से समझो। विनीता कहते हैं, ठीक ना, कि खिड़की पुणे की तंग गलियों से लेकर मुंबई के हीरानंदिनी पवई कॉम्प्लेक्स तक आपका सफर बहुत लंबा है और कष्ट साथ दे रहा है। उस सफर के बारे में कुछ बताइए, ठीक ना। कहता है कि जब भी मैं खिड़की से झांक कर देखता हूँ तो हर जगह जो है आपका ये चर्चा दिखता है, ठीक ना। आपका क्या दिखता है? चर्चा दिखता है। तो थोड़ा अपने संघर्ष के बारे में बताइए कि आप किस प्रकार संघर्ष करके, मेहनत करके आप यहाँ तक पहुँचे। आपके संघर्ष के पीछे का राज क्या है? धनराज कहते हैं, ठीक ना। हल्ला मत करो। धनराज कहते हैं बचपन मुश्किलों से भरा रहा। बचपन कैसा गुजरा है इसका? बहुत मुश्किल से गुजरा है, सुखी संपन्न नहीं गुजरा है, ठीक ना। हम बहुत गरीब थे। धनराज बचपन में कैसे थे? बहुत गरीब थे। मेरे दोनों बड़े भाई हॉकी खेलते थे। धनराज के अलावा इसके दो भाई और भी थे जो इससे बड़े थे, और वो दोनों भाई भी क्या खेलते थे? हॉकी खेलते थे, ठीक ना। पर हॉकी स्टिक खरीदने तक की हैसियत नहीं थी। हॉकी खेलते थे लेकिन इतना गरीब थे। हॉकी स्टिक होता है डंडा, वो खरीदने तक हैसियत नहीं था, पैसा नहीं था, ठीक ना। इसलिए अपने साथियों की स्टिक उधार मांगकर काम चलाता था। तो इसलिए हम क्या करते थे? अपने साथी का, अपने दोस्त का स्टिक उधार मांग के उसके क्या करते थे? काम चलाते थे। वह मुझे तभी मिलती जब वे खेल चुके होते थे, ठीक ना। मेरा साथी पहले भर मन खेल लेता था। खेलने के बाद जब उसका मन भर जाता था तब वो हमको स्टिक उधार देता था। इसके लिए बहुत धीरज के साथ अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता था। तो बहुत इंतजार करना पड़ता था। अब वो खेलेगा, उसके बाद वो खेलेगा, फिर वो खेलेगा, तब जाके क्या आएगा? मेरा नंबर आएगा, ठीक ना, और मेरे हाथ में स्टिक लगेगा। मुझे अपनी पहली स्टिक तब मिली जब मेरे बड़े भाई को भारतीय कैंप के लिए चुन लिया गया, ठीक ना। लेखक के बड़े भाई, लेखक नहीं, धनराज के बड़े भाई को भारतीय कैंप में चुना गया था, ठीक ना। जब धनराज के बड़े भाई को भारतीय कैंप में चुना गया था तब धनराज को पहला हॉकी स्टिक मिला था। तो उसने मुझे अपनी पुरानी स्टिक दे दी थी, ठीक ना। जब उसको नया स्टिक मिला तो वो क्या किया? अपना पुराना स्टिक किसको दे दिया था? धनराज को दे दिया। वह नई तो नहीं थी लेकिन मेरे लिए बहुत कीमती थी क्योंकि वह मेरी अपनी थी। वो स्टिक भले नया नहीं था लेकिन मेरे लिए बहुत कीमती था। क्यों कीमती था? कि पहली बार एक स्टिक इसके हाथ आया था जो इसका अपना स्टिक था, बाकी सब तो ये उधार मांग के खेलता था। मैंने अपनी जूनियर राष्ट्रीय हॉकी सन 1985 में मणिपुर में खेली थी, ठीक ना। ये पहला जो खेला था जूनियर राष्ट्रीय हॉकी, ये कब खेला था? 1985 में। कब खेला था? 1985 में। कहाँ पर खेला था? मणिपुर में खेला था। तब मैं सिर्फ 16 साल का था। 1985 में लेखक कितने साल के थे? 16 साल के थे, ठीक ना। इसका मतलब ये अभी जो है कितने साल के होंगे? 1985 में 16 साल के हैं। उसके बाद 2000 ईस्वी में ये हुए होंगे 31 साल के, और 2025 जोड़ दो अभी ये, यानी 56 साल के होंगे ना। अभी मेरे ख्याल से अभी ये जीवित ही होंगे, ठीक ना। 56-57 साल के। मैं 16 साल का दुबला पतला और छोटे बच्चे, ठीक ना, के जैसा चेहरा था। तो ये बहुत दुबले पतले थे और इसका चेहरा कैसा था? छोटे बच्चे जैसा था। अपनी दुबली कद काठी के बावजूद मेरा ऐसा दबदबा था कि कोई मुझसे भिड़ने की कोशिश नहीं करता था।
तो मैं भले बहुत दुबला पतला था, कद भी मेरा छोटा था, लेकिन फिर भी कोई हमसे भिड़ने का प्रयास नहीं करता था, ठीक ना। मैं बहुत जुझारू था, मैदान में भी और मैदान के बाहर भी, मतलब कि जुझारू मतलब ये हमेशा संघर्षशील रहे थे, ठीक ना। मैदान के अंदर भी पूरा शिष्टाचार में संघर्ष में रहते थे, मेहनत करते थे, मैदान के बाहर भी, ठीक ना। 1986 में मुझे सीनियर टीम में डाल दिया गया और मैं बोरिया बिस्तर बांध कर मुंबई चला गया। पहले यानी कि 1985 में जूनियर टीम में था, ठीक ना। देखा बहुत बढ़िया जब खेला, इसको कहाँ डाल दिया गया, किस टीम में, सीनियर टीम में डाल दिया गया, और ये अब चले गए मुंबई, ठीक, मुंबई चले गए। उस साल मैंने और मेरे बड़े भाई रमेश ने मुंबई लीग में बेहतरीन खेल खेला, हमने खूब धूम मचाई। पूछिएगा कि लेखक के बड़े भाई क्या नाम था, रमेश। क्या नाम था, लेखक नहीं, सॉरी लेखक नहीं, धनराज। धनराज के बड़े भाई क्या नाम था, रमेश। दोनों भाई मिलकर क्या किया, तो उस साल मुंबई में खेला, हल्का मचा दिया, ठीक ना। इसी के चलते मेरे अंदर एक उम्मीद जगी कि मुझे ओलंपिक के लिए नेशनल कैंप से बुलावा जरूर आएगा। देखिए 1986 में बहुत बढ़िया खेले, और 1988 में एक ओलंपिक होने वाला था। 1988 में क्या होने वाला था, ओलंपिक। ये जो बहुत बढ़िया खेले थे, इसको उम्मीद था कि लगता है कि, ठीक ना, कि हमको बुलावा आएगा, ओलंपिक की तरफ से क्या आएगा, बुलावा आएगा। मेरा नाम 57 खिलाड़ियों के लिस्ट में भी नहीं था, ठीक ना। टॉप से लिया गया, टॉप 1, टॉप 2, टॉप 3, टॉप 4, टॉप 5, ऐसे से टॉप 57 लिया गया। टॉप 57 का खिलाड़ी का नाम था, जिसमें कि धनराज का कहीं भी नाम नहीं था, ठीक ना। मगर एक साल बाद ही ऑलविन एशिया कैंप के लिए मुझे चुन लिया गया, ठीक ना। तो तभी तक जो है बिल्कुल नाम इसका 57 लिस्टों में भी नहीं था, लेकिन एक साल के बाद क्या हुआ, एक एशिया कप हुआ, ऑलविन एशिया कप। इसके लिए क्या किया गया, धनराज को चुन लिया गया, ठीक ना। तब से लेकर आज तक मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। तब से आज तक ये कभी भी किसी भी चीज़ में हारे नहीं, बल्कि जीतते रहे, जीतते चले गए। फिर विनीता पांडे जी कहती है, ठीक ना, आपका विद्यार्थी जीवन कैसा रहा, अपने स्कूल के बारे में कुछ बताइए, ठीक ना। तो जब आप पढ़ते थे तो आपका विद्यार्थी जीवन कैसा था, अपने पढ़ाई लिखाई के बारे में थोड़ा कुछ बताइए। धनराज कहते हैं, मैं पढ़ने में एकदम फिसद्दी था। फिसद्दी मतलब बहुत गोबर था, चौपट था पढ़ने में, ना, बिल्कुल ही महाभूषण था ये। किसी तरह 10वीं तक पहुंचा, मगर उसके आगे तो मामला बहुत कठिन था। घीस तिर के जो है कहाँ तक पहुंचे, ये 10 तक मैट्रिक की है, ठीक ना। उसके बाद आगे ये नहीं कर पाए। एक बात कहूँ, अगर मैं हॉकी खिलाड़ी ना होता तो शायद मैं एक चपरासी की नौकरी भी मुझे नहीं मिलती, ठीक ना। हल्ला मत करो। धनराज कहते हैं, यदि मैं हॉकी खिलाड़ी नहीं होता तो अभी मुझे एक चपरासी का जॉब भी नहीं मिलता, क्योंकि मैं पढ़ने में इतना भूषण था कि चपरासी का नौकरी लेना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल था, ठीक ना। तो आज मैं बैचलर ऑफ साइंस या आर्ट्स भले ही ना हूँ, पर गर्व से कह सकता हूँ कि मैं बैचलर ऑफ हॉकी हूँ, ठीक ना। वो हंसते हुए कहता है, मैं बैचलर ऑफ साइंस मतलब BSc नहीं किया हूँ, BA नहीं किया हूँ, तो मैं कह सकता हूँ कि मैं एक हॉकी का बहुत बढ़िया खिलाड़ी हूँ। और मेरी शादी के लिए आप मुझे मास्टर ऑफ हॉकी कह सकते हैं, ठीक ना। शादी के लिए मैं समझो कि MA कर लिया, मास्टर ऑफ हॉकी हूँ, ठीक ना। फिर विनीता कहते हैं, आप इतने तुलुक मिजाज क्यों हैं, कभी कभी आप आक्रामक भी हो जाते हैं। कहता कि आप इतना तुलुक मिजाज मतलब गुस्से वाले क्यों हैं, कभी कभी छोटे छोटे बात पर भी गुस्सा हो जाते हैं क्यों। धनराज कहते हैं, इस बात का संबंध मेरे बचपन से जुड़ा हुआ है। कहता मैं इतना गुस्सा जो होता हूँ, इसका सीधा संबंध किससे जुड़ा है, मेरे बचपन से। मैं हमेशा से ही अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस करता रहा हूँ, ठीक है। लेखक को हमेशा लगता रहा है कि मैं सुरक्षित नहीं हूँ, मैं सुरक्षित नहीं बल्कि असुरक्षित हूँ। मैंने अपनी माँ को देखा है कि उन्हें हमारे पालन पोषण में कितना संघर्ष करना पड़ा, ठीक है। कहता है मैंने बचपन में अपनी माँ को देखा है, वो पालने पोसने में बहुत मेहनत की है, बहुत संघर्ष करके हमको पाली पोसी बड़ा की है। मेरी तुनक मिजाजी के पीछे कई वजहें हैं, लेकिन मैं बिना लाग लपेट वाला आदमी हूँ। कहता कि मैं गुस्सा जो करता हूँ इसके पीछे बहुत कारण है। मन में जो आता है सीधे सीधे कह डालता हूँ, और बाद में कई बार पछताना भी पड़ता है। मेरे मन में जो आता है, ये धनराज सोचते नहीं कहने के टाइम, ठीक ना। जो मन में आया ये क्या करते हैं, कह डालते हैं, भले ही बाद में पछताना पड़े उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तभी ये कह देते हैं, ठीक ना। तभी क्या करते हैं, कह देते हैं। मुझसे अपना गुस्सा रोका नहीं जाता, इतना गुस्सेल हो जाते हैं कि इसको अपना गुस्सा रोका नहीं जाता है। दूसरे लोगों को भी मुझे उकसाने में मज़ा आता है। तो दूसरे लोग जो जानते हैं कि बहुत तुनुक मिजाज का गुस्सा करता है, उसको भी क्या करता है, लेखक को धनराज को उकसाते रहता है गुस्सा के लिए। मुझे ज़िंदगी में हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए जूझना पड़ा, जिससे मैं चिड़चिड़ा हो गया कि जीवन में
कोई भी चीज़ हमको समय पर जो नहीं मिला। बचपन से लेकर आज तक मुझे हर एक चीज़ के लिए जूझना पड़ा, मतलब हर दिन में परेशानी मिला। पढ़ने के टाइम में कॉपी किताब की परेशानी, भोजन का परेशानी, पहनने ओढ़ने के लिए कपड़े का परेशानी, कहीं आने जाने के लिए भाड़ा का परेशानी, ठीक है, स्कूल जाने के लिए साइकिल का परेशानी, उस ओवरऑल बीमार पड़ने पर दवाई का परेशानी। ओवरऑल बचपन से अभी तक धनराज को सब दिन किसका कमी रहा? सब दिन को परेशानी मिला। सब दिन ये क्या ये जूझते रहे, कभी भी है ना सुखी जीवन व्यतीत नहीं किए, जिसके कारण ये पूरा क्या तुरंत मिटा के बहुत गुस्से वाला हो गया, ठीक ना। इतना ये परेशानी बचपन में झेले, इतना परेशानी झेले कि परेशानियों के कारण जो ये बहुत क्या हो गए, गुस्से वाला हो गए, जिससे मैं चिड़चिड़ा हो गया। चिड़चिड़ा मतलब बहुत गुस्से वाला हो गया। साथ ही साथ मैं बहुत भावुक इंसान भी हूँ, मैं बहुत भावुक हूँ, मुझे बहुत दया माया है। मैं किसी को तकलीफ में नहीं देख सकता हूँ, क्योंकि धनराज बचपन में इतना तकलीफ झेले हैं ना, इतना तकलीफ झेले हैं कि आज जब ये बहुत बड़े हो गए, खिलाड़ी बन गए, आज ये किसी को भी तकलीफ में नहीं देखते ना। जैसे किसी को तकलीफ में देखते हैं तो इसको अपना बचपन याद आ जाता है। इसी तकलीफ से हम भी एक टाइम में क्या हुए हैं, गुजरे हैं। कोई आज तकलीफ में ना हो जिस प्रकार के हम गुजरे, कॉपी किताब के लिए, खाने के भोजन के लिए, पहनने के कपड़े के लिए, एक एक चीज़ के लिए तड़पे हैं, ठीक ना। जिस प्रकार मेरे पेरेंट्स, मेरे गार्जियन ने हमको एक एक चीज़ के तड़पाया है, ठीक ना, कि उसके पास भी हो सकता नहीं रहा होगा, या फिर अगर रहा भी होगा तो पेरेंट्स का जो कर्तव्य है, ठीक ना, उसका वो पालन पोषण नहीं किया कि कहीं ना कहीं से तुम उसको एडजस्ट करो, ठीक ना। पेरेंट्स का कर्तव्य होता है कि भले ही आपके पास रहे अन्यथा नहीं रहे, बच्चों को कभी उसकी कमी का एहसास ना होने दीजिए, ठीक ना। उसको कभी भी यह महसूस ना होने दीजिए कि आपके पास ये चीज़ नहीं है, बल्कि बच्चे की इच्छा की पूर्ति हमेशा कीजिए, ताकि वो बच्चे आगे चलकर जो है क्या करें, कुछ बड़ा करें, कुछ बड़ा सोचेंगे, और आपकी इस गरीबी को एक दिन मिटा देंगे वो। ऐसा ये पेरेंट्स में सोच होना चाहिए कि पेरेंट्स ऐसा अक्सर नहीं करते हैं, वो अपने कर्तव्य से पीछे हट के अपना कर्तव्य भूल जाते हैं, ठीक है ना। तो आगे ये कहते हैं, मैं किसी को तकलीफ में नहीं देख सकता हूँ। मैं अपने दोस्तों और अपने परिवार की बहुत कदर करता हूँ। ये अपने फैमिली का, अपने दोस्त का बहुत कदर करता है। मुझे अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगने पर कोई शर्म नहीं आती है। यदि गलती मैं करता हूँ मैं पूरा माफ़ी मांगता हूँ। अब लेखक कहते हैं, ठीक ना, विनीता कहते हैं, आपके परिवार की आपके लिए क्या अहमियत है, ठीक ना। आप अपने परिवार को क्या अहमियत देते हैं, थोड़ा बताइए उसके बारे में। धनराज कहते हैं, सबसे अधिक प्रेरणा मुझे अपनी माँ से मिली है। लेखक धनराज को सबसे अधिक सीख किससे मिली है? अपनी माँ से। उन्होंने हम सब भाई बहनों में अच्छे संस्कार डालने की कोशिश की है। इसके माँ बाप क्या किए हैं, मम्मी जो है सभी भाई बहन में अच्छा संस्कार डाले हैं। मैं उनके सबसे नज़दीक हूँ, यानी इसकी माँ जो है ना धनराज को बहुत चाहती थी। मैं चाहे भारत में रहूँ या विदेश में, रोज़ रात में सोने से पहले माँ से ज़रूर बात करता हूँ। मतलब मैं दुनिया किसी भी कोने में रहूँ, सोने से पहले मैं एक बार माँ से ज़रूर बात करता हूँ, चाहे कम करूँ लेकिन करता हूँ। मेरी माँ ने मुझे अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता के साथ संभालने की सीख दी है। ठीक है, बड़ा इसको ये शिक्षा दिया कि देखो बेटा, तुम बड़ा से बड़ा चीज़ तुम अपने कदमों में हासिल कर सकते हैं। सब माँ की शिक्षा दी है, ना कि माँ क्या की है इसके विपक्ष में खड़ा हो गई है। मेरी सबसे बड़ी भाभी कविता भी मेरे लिए माँ की तरह है, वह भी मेरे लिए प्रेरणा स्रोत रही। ठीक ना, तो पूछ सकता है लेखक की भाभी का क्या नाम है? कविता। सबसे बड़ी भाभी का नाम कविता। कविता भी इसका ऐसा लालन पोषण की है क्योंकि एक माँ से कम नहीं है। आगे समझते, ठीक ना। तो बोला कि बड़ी भाभी जो है वो भी किसके जैसा है, वो भी समझो किसके लिए जो है ना माँ के समान है। तो फिर विनीता पांडे से क्वेश्चन करते हैं, आपने सबसे पहले कृत्रिम घास पर हॉकी कब खेली? ठीक ना, कृत्रिम घास मतलब एस्ट्रोटर्फ बनावटी घास पर हॉकी कब खेली? धनराज कहते हैं, मैं सबसे पहले कृत्रिम घास पर तब देखी जब राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने 1988 में नई दिल्ली आया था। अरे मैंने कृत्रिम घास बनावटी घास को तब देखा था जब ये क्या किए, राष्ट्रीय खेल के लिए कहाँ आए थे? दिल्ली आए थे। कब आए थे? 1988 में आए थे। मुझे याद है कि किस तरह सौम्या और जुंकिम ने, ठीक ना, करवाला हूँ मुझे एक कोने में ले जाकर कृत्रिम घास पर खेलने से गुर बता रहे थे, और जब वे बताने में लग गए तो मैं झुक झुक कर उस मैदान को छू छू कर देखने लगा। ठीक ना, दो व्यक्ति ऐसे थे जिसका नाम है सौम्या और जोंकिम। दोनों क्या कि कृत्रिम घास के बारे में, बनावटी घास के बारे में बताने लगे। ठीक ना, इससे ऐसे खेलते लेखक बार बार उसको छू छू के देखते रहे। ठीक है, तो फिर विनीता कहते हैं, हर युवक का यह सपना होता है कि उसके पास एक बड़ा सा घर हो, गाड़ी हो, कार हो। आपके पास पहली गाड़ी कब आई थी? पहली कार जो है वो कब आई थी? धनराज कहते हैं, मेरी पहली कार एक सेकेंड हैंड अरमाडा थी। यानी लेखक पहला गाड़ी नया नहीं खरीदे थे, क्या खरीदे थे? पुराना खरीदे, सेकेंड हैंड खरीदे थे, जो मुझे मेरे पहले के एम्प्लॉयर ने दी थी। इससे पहले जो एम्प्लॉयर था वही क्या कि लेखक को वो गाड़ी दिए थे।
तब तक मैं काफ़ी नामी खिलाड़ी बन चुका था। ये तब तक बहुत नामी खिलाड़ी थे, मगर यह कोई ज़रूरी नहीं है कि शोहरत पैसा साथ लेकर आए, ठीक ना। तो मैं केवल खिलाड़ी नामी था, लेकिन मेरे पास पैसा अभी भी उतना नहीं था, ठीक ना। यह कोई ज़रूरी नहीं है कि शोहरत और पैसा वो हमेशा साथ ही आए। मैं तब भी मुंबई की लोकल ट्रेनों और बसों में सफ़र करता था, ठीक है। कहता है इतना बड़ा खिलाड़ी हो जाने के बावजूद भी मैं लोकल ट्रेन के जनरल डब्बा में बैठ के जाता था और लोकल बस पे चढ़ता था, ठीक ना। ऐसा नहीं कि एसी वाला बस पे चढ़ रहा है उसके बाद जो ट्रेन के एसी वाला बोगी में बैठ रहे, नहीं। मुझे याद है एक बार किसी फोटोग्राफर ने एक भीड़ से बड़े रेलवे स्टेशन पर मेरी तस्वीर खींचकर अगली सुबह अखबार में यह खबर छाप दी कि हॉकी का सितारा पिल्लई अभी भी मुंबई की लोकल ट्रेनों में सफ़र करता है, ठीक ना। पिल्लई मतलब धनराज पिल्लई। तो क्या क्या ये लोकल ट्रेन से सफ़र कर रहे थे, कोई पत्रकार इसको देखा, ठीक है, मीडिया वाला खटा इसका फोटो खींच कर कल अखबार में छाप दिया। इतना बड़ा हॉकी का सितारा, ठीक ना, धनराज पिल्लई आज भी क्या करता है, लोकल ट्रेन से सफ़र करता है। उस दिन मैं महसूस किया कि मैं एक मशहूर चेहरा बन चुका हूँ। तब इसको एहसास हुआ पढ़ के, बाप रे बाप, हॉकी का सितारा, हॉकी का। तब इसको एहसास हुआ मैं बहुत बड़ा खिलाड़ी बन चुका हूँ, ठीक ना। और मुझे लोकल ट्रेनों में सफ़र करने से बचना चाहिए, अब लोकल ट्रेन में सफ़र नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं कर ही क्या सकता था, मैं जो भी थोड़ा बहुत कमाता उससे अपना परिवार चलाना पड़ता था। ये भले ही बहुत नामी हो गया था, लेकिन पैसा इसके पास अब भी उतना ही कमाता था, ठीक ना। इतना ही कमा पाता था ये बस अपने परिवार का भरण पोषण कर पाए। मैं जो धीरे धीरे पैसे जमा करके बहन की शादी की और अपनी माँ के लिए हर महीने पुणे पैसा भेजना शुरू कर दिया। इसकी माँ दिल्ली के मुंबई के पुणे में रहती थी, ठीक ना। मुंबई में एक जगह पुणे, वहीं इसकी माँ रहती थी। थोड़ा सा पैसा जमा करके बहन का शादी किया, जो पैसा बचा माँ को भेजता था। आज मेरे पास एक फोर्ड आइकॉन है जिसे मैं सन 2000 ईस्वी में खरीदा था। इसके बाद एक फोर्ड आइकॉन है। ये फोर्ड आइकॉन ये कब खरीदे थे, 2000 ईस्वी में, ठीक ना, 2000 ईस्वी में, यानी आज से 25 साल पहले। मगर वह किसी कॉरपोरेट हाउस का दिया हुआ तोहफा नहीं, बल्कि मेरी मेहनत की गढ़ी गई कमाई है, ठीक ना। कमाई हुई खरीदी गई कार है ये गाड़ी का फोर्ड आइकॉन एक कार का नाम है, गाड़ी का नाम है, ठीक ना। पर ये कोई हमको तोहफा में गिफ्ट में नहीं दिया है, बल्कि हम अपने मेहनत से खरीदे हैं। विनीता कहते हैं फिर, सफलता का आपके लिए क्या महत्व है? हॉकी को आपने इतना कुछ दिया, ठीक ना, इसके बदले आपको क्या मिला? कहता है कि सफलता के लिए कुछ बताइए। हॉकी में आप अपना जीवन बिता दिए, इसके लिए आपको क्या मिला? फिर ये धनराज कहते हैं, कुछ रुपये इनाम में मिले थे, मगर आज खिलाड़ियों को जितना मिलता है उसके मुकाबले में पहले कुछ नहीं मिलता था। आज खिलाड़ी को इनाम में जितना पैसा मिलता है ना, उसके बदले इनाम में पहले कुछ भी नहीं मिलता था, बहुत कम मिलता था। मेरी पहली जिम्मेदारी थी परिवार में आर्थिक तंगी को दूर करना और उन सबको एक बेहतर ज़िंदगी देना। लेखक का पहला कर्तव्य था, अपना पहला जिम्मेदारी पाल रखे थे, गरीबी को मिटाना है और परिवार में भरण पोषण अच्छा करना है, ठीक ना, अच्छा जीवन जीना है। आर्थिक तंगी जो है, पैसे को तंगी, इसको दूर करना है, ठीक ना। विदेश में जाकर खेलने से कोई कमाई हुई उससे मैं 1994 में पुणे के भाऊ पाटिल रोड पर 2 बेडरूम का एक छोटा सा फ्लैट खरीदा। विदेश गया जो कमाई हुआ तो पुणे में क्या एक छोटा सा फ्लैट खरीदा, जिसमें कि इसके परिवार वाले सुखी रह सके। 1999 में महाराष्ट्र सरकार ने मुझे पवई में एक फ्लैट दिया। 1999 में जब देखा कि ये बहुत बढ़िया काम कर रहा है मुंबई का लड़का, तो महाराष्ट्र की जो सरकार थे ना, तो वो क्या किए, महाराष्ट्र की सरकार क्या की, इसको फ्लैट दिए। कहाँ पर दिए? तो पवई में, ठीक ना, जिसे खरीदने की मेरी खुद की हैसियत कभी भी ना हो पाती। इतना बड़े फ्लैट मिला जिसके धनराज कभी भी ना खरीद पाते। विनीता कहते, सेलिब्रिटीज के साथ एक ही मंच पर बैठना कैसा लगता है? तो जब बड़े बड़े सेलिब्रिटी के साथ आप एक साथ बैठते हैं तो आपको कैसा अनुभव होता है? धनराज कहते हैं, बहुत अच्छा। जब हम राष्ट्रपति से मिले तब यह महसूस हुआ कि हम कितने खास हैं। हॉकी ही है जिसके चलते हर जगह प्रतिष्ठा मिली, ठीक ना। तो आज समझो इतना बड़ा हम आदमी हो गए, राष्ट्रपति के साथ हम मिलते हैं, बैठते हैं, तब हमको एहसास हुआ कि हॉकी ही वो चीज़ है तो इतना बड़ा हमको इज्जत दिला सकता है, ठीक ना। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो गया। मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद।